Hello students, welcome you all to this wonderful platform of education that is MK Jain classes, and I am your biology educator Poonam Dhiman. Let's start with our first chapter of the class 12th, that is reproduction in flowering plant. What kind of reproduction? That is sexual reproduction in flowering plants. फर्स्ट यूनिट का जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है, chapter 1 is which kind of reproduction? It is sexual reproduction in flowering plants. This is the name of our chapter. अब इस चैप्टर के नेम से आपको दो चीजें तो समझ में आ रही होंगी, और वो दो चीजें क्या हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, और उससे पहले थोड़ा सा, और किसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब यहाँ पे हम फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा पहले तो ये बताइए, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम और क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज दी एंजियोस्पर्म्स, द हाईली इवोल्व्ड प्लांट्स। प्लांट किंगडम का जो सबसे हाईएस्ट जो इवोल्व्ड पार्ट है प्लांट किंगडम का, वो कौन है? वो कौन है? एंजियोस्पर्म्स। क्या होते हैं एंजियोस्पर्म्स? सीड बियरिंग। 11th में पढ़ के आए हो ना? कौन पढ़ता है 11th का प्लांट किंगडम, है ना? नहीं पढ़ते? पढ़ना पड़ेगा, नीट तो देना है ना बेटा। तो सीड बियरिंग एंड फ्लावर बियरिंग। फ्लावर भी होते हैं इनके पास और सीड भी होते हैं इनके पास, उनको हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। तो इन एंजियोस्पर्म का हमें क्या पढ़ना है? हमें इनके मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। क्या पढ़ना है? हमें इनकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे, और हम क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। तो ये कुछ मुद्दा हमारे पास इस चैप्टर का रहने वाला है, और इस चैप्टर को हम तीन एक तरह से पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और वो तीन पार्ट क्या रहेंगे चैप्टर के? एक पार्ट है चैप्टर का दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास? फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और थर्डली हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इन तीन पार्ट्स में बेसिकली हमने अपने चैप्टर को जो है डिवाइड कर लिया। तो ये सब कुछ एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये चैप्टर किसके बारे में पढ़ना है? फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ना है। और फ्लावरिंग प्लांट्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है वो क्या होता है? बताइए क्या होता है? द फ्लावर्स। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर? क्या स्ट्रक्चर होता है? फ्लावर्स। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे किसके बारे में? फ्लावर्स के बारे में। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई फ्लावर? तो एक एक फ्लावरिंग प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारी भी डेली लाइफ में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी खुश हैं, फ्लावर देखते हैं ना, हमारे घर में भी आप कोई भी देखो, कोई खुशी का मौका हो, कोई गम का मौका हो, हर जगह हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फ्लावर की। हमारी जो इमोशंस हैं उनको अगर हमें एक्सप्रेस करना है ना, वैलेंटाइन डे इज अप्रोचिंग, तो भैया पता है रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर या पिंक फ्लावर, है ना, आप सब लोग को सब कलर्स के सिग्निफिकेंस पता है। तो फ्लावर हमारी इमोशंस को भी एक चैनल, कि हमारी इमोशंस को हम लोग उनसे समझा पाते हैं। उसके अलावा फ्लावर क्या है? ऑर्नामेंटल वैल्यू देते हैं, एक एस्थेटिक वैल्यूज है फ्लावर्स की। तो बहुत सारे इस फिलोसफी के ऊपर तो आप पूरी बुक्स लिख सकते हो ना। जस्ट स्किप दैट एंड कम ऑन टू दी टेक्निकलिटीज ऑफ द फ्लावर। तो सबसे पहले जब हम फ्लावर की बात करेंगे, समझ आए ना फ्लावर क्यों समझना है? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर
रिप्रोडक्शन पढ़नी है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर। क्यों? बिकॉज फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट, reproductive unit, or you can say reproductive structure of the plant. जब तक फ्लावर नहीं होगा तब तक वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। फ्लावर क्यों? जैसे हमने कोई पौधा उगाया, उगाया जी, ठीक है, हमने सीड सो कर दिया, सीड सो किया, 2-3 दिन के बाद उसमें से छोटी सी सीडलिंग निकल गई, इधर से नीचे से, वो पता है ना सारा, नहीं भी पता तो अभी हम पढ़ लेंगे एपिकोटाइल। वैसे आप पहले 11th में पढ़ के आए हो सारा प्लांट ग्रोथ कैसे होती है। सीडलिंग है, उसे हाइपोकोटाइल निकला, एपिकोटाइल है ना, प्लीम्यूल, रेडिकल, प्लीम्यूल से सारा का सारा शूट सिस्टम बन गया, रेडिकल से सारा का सारा शूट सिस्टम बन गया। तो एक छोटा सीडलिंग निकला, सीडलिंग थोड़ा बड़ा हुआ, उसमें छोटे छोटे लीफलेट्स आने शुरू हुए, लीफ प्राइमोर्डिया, देन लीफलेट, देन वो लीफ बन गए, फिर वो बड़ा होना शुरू हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो वो बड़ा हुआ हुआ हुआ, सीड से बड़ा हुआ, तो अभी उसमें कोई फ्लावर नहीं लग रहे, अभी बस उसकी स्टेम बड़ी हो रही है, लंबी हो रही है, थोड़ी मोटी हो रही है, नंबर ऑफ लीव्स बढ़ गए, ब्रांचेस आ गई, उन पे और लीव्स आ गए, सब कुछ आ गया। तो अभी तक क्या चल रहा है? ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन दी प्लांट। अभी प्लांट कैसे ग्रो हो रहा है? वेजिटेटिवली। जैसे ही पहली बड अपीयर होगी और पहली बड से जो पहला फ्लावर बनेगा, दैट सिंबलाइजेस that plant has been entered in the reproductive stage. तो फ्लावर क्या सिंबलाइज करता है? कि ये प्लांट अब अपनी रिप्रोडक्टिव एज में आ गया है। जैसे हम थोड़ी सी लेते हैं अपनी बात ह्यूमन बींग्स की, हम लोग छोटे थे, पैदा हुए, उससे के बाद हम बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, 10, 11, 12, 13, 14 साल की उम्र तक हम सिर्फ बढ़ रहे हैं। किसी तरह की क्या कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हमें डेवलप हुए हैं? तब तक सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन वो डेवलप नहीं हुए। लेकिन एट द एज ऑफ एडोलेसेंस, हम कहते हैं ना प्यूबर्टी की एज में आ गए, उस वक्त क्या होता है? मेल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। कितने सारे सेकेंडरी कैरेक्टर्स में चेंजेस आते हैं ना, आवाज भारी हो गई, कोर्स हेयर्स आ गए बॉडी के ऊपर, मस्क्यूलाइन बॉडी हो गई, लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ हो गई, ये सब सब फीचर्स पढ़ के आए हैं हम छोटी क्लास। ऐसी फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गई, एक टिपिकल फेमिनिन कॉन्टूर आ गया, और सबसे इंपॉर्टेंटली क्या, मिनार्च हो गया स्टार्ट। मिनार्च का मतलब उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग हो गई। तो जब ये सब कुछ होता है, हमारी एडोलेसेंस चेंज के अंदर इतने सारे चेंजेस हुए कि मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गया और फीमेल के अंदर ओजेनेसिस, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया। तो वहाँ से हम क्या कहते हैं कि हम अब अपने रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कदम रख चुके हैं। उसके बाद हम मैच्योर हो रहे हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हुई, हमारी प्रोसेसेस, और हम क्या बन गए? रिप्रोडक्टिवली एडल्ट, एक तरह से कि अब हम रेडी हैं फॉर रिप्रोडक्शन, उसको हम बोलते हैं अपनी एडल्ट एज। ऐसे ही हम लोग रिप्रोडक्टिव कब बने? ड्यूरिंग आवर एडोलेसेंस और प्यूबर्टी। ऐसे ही एक फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव एज या रिप्रोडक्टिव फेज में कब एंटर करता है? ओनली व्हेन फर्स्ट फ्लावर अपीयर्स ऑन दिस प्लांट। गॉट इट? तो फ्लावर आने से पहले जितनी ग्रोथ किसी भी प्लांट के अंदर हो रही है, दैट ग्रोथ इज ओनली वेजिटेटिव फेज ऑफ द प्लांट। और वेजिटेटिव फेज के बाद क्या होता है? ऑन दी ऑनसेट ऑफ फर्स्ट फ्लावरिंग, उसको हम क्या कहेंगे कि प्लांट कहाँ पे एंटर कर गया है? इनटू इट्स रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज किससे पता चलता है? फ्लावर से। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर क्या स्टार्ट हो जाएगी प्लांट के अंदर? फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। भाई देखिए, चैप्टर है थोड़ा लंबा, तो हम पेशेंस बना के रखेंगे और साथ में जुड़े रहेंगे एंड तक। ये नहीं है 2 लेक्चर देखे फिर डिसकंटिन्यू कर दिया। भैया कंसेप्ट बिल्कुल साफ है, तो हमें क्या करनी है? कॉन्सेप्ट मेकिंग करनी है। हम एक स्टोरी सुन रहे हैं मूवी की, तो स्टोरी को बड़ा दिल लगा के, बड़ा जोड़ के कंटिन्यूटी में सुनेंगे, तो एट द एंड हम उसके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। अब स्टोरी बीच में 2 एपिसोड देख लिए, 3, 2-3 नहीं देखे, फिर आप जोड़ रहे हो, तो वो बात वो कॉन्सेप्ट मेकिंग वाली नहीं। बस ये पता है हाँ ठीक है हम ये मूवी देख आए हैं, तो भैया पूरी मूवी को, पूरी कहानी को आप बड़े आराम से देखेंगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। और थोड़ा चैप्टर लेंथी है तो बोर नहीं होना है, अपना इंटरेस्ट को मेंटेन करके रखना है। और हमारी भी कोशिश क्या रहेगी कि आपके इंटरेस्ट को हम मेंटेन रखें इन दी लेक्चर। ट्राई टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल इमेजेस एंड पिक्चर्स फॉर दैट, है ना। और पढ़ाने के ढंग को भी हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे।
तो सबसे पहले क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में बता रही, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो अभी यही नॉलेज नहीं पता होती कि फ्लावर का क्या सिग्निफिकेंस है भाई एंजियोस्पर्म की लाइफ में। तो सिग्निफिकेंस समझ में आया, जैसे हमारी लाइफ में हमारी प्यूबर्टी फेज का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, ऐसे ही फ्लारिंग। और फ्लारिंग कैसे स्टार्ट होती है कि फ्लारिंग होगी उसके बारे में सारी की सारी प्लानिंग ऑलरेडी प्लांट में पहले ही हो चुकी होती है ना। फ्लोरिजन रिलीज करने लग जाता है प्लांट, जो फ्लारिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लारिंग हॉर्मोन्स है, ये वो बहुत कुछ वो आई थिंक 11th के अंदर आप सब कुछ प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं, तो उसको अभी हम स्किप करेंगे एंड वी विल कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन आवर टॉपिक दैट इज फ्लावर। तो फ्लावर के बारे में हमें क्या पता है, ये तो एक बड़ी बेसिक सी नॉलेज थी कि फ्लावर क्या है। अब फ्लावर की मुझे डेफिनेशन बताइए, आपने एक डेफिनेशन एनकाउंटर की होगी वाइल स्टडिंग योर स्टडी मटेरियल कि फ्लावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। बहुत जगह आप फ्लावर की ये डेफिनेशन देखेंगे दैट फ्लावर क्या है, इट इज अ condensed and modified shoot which is important for sexual reproduction in flowering plants and produces male and female gametes. मेल गैमीट कौन सा होता है, पोलन्स, एंड फीमेल गैमीट्स। ये देखिए जी, ये है एक कंप्लीट डेफिनेशन फ्लावर की। तो ये वाली जो इतनी बात है ना, ये फ्लावर इज अ कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड शूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ये लिख तो देते हैं, क्या इसको जस्टिफाई करता है कोई? तो सबसे पहले हम यही जस्टिफाई करते हैं। और आपके भी कुछ जो क्यूरियस बच्चे हैं उनके माइंड में ये चीज आती होगी, भाई ये फ्लावर बन कैसे गया एवोल्यूशन में। देखो एवोल्यूशन कैसे हुई, अगर 11th अच्छे से पढ़ के आए तो एक चीज पता होगी, सबसे पहले क्या आई, अगर प्लांट किंगडम हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्या आई, एल्गी, लोअर एल्गी जो थैलस लाइक थी। फिर थोड़ी सी हमारी एडवांस एल्गी आ गई। एल्गी के बाद क्या आए, कंडीशंस थोड़ी इन्होंने अपने आप को थोड़ा और अडेप्ट किया, क्या बन गए हमारे पास, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स ने पता है ना रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बना लिए। थोड़े इनसे ज्यादा अडेप्टेड थे इसलिए वो हल्के से लैंड पे भी रहना शुरू हो गए। पानी में तो थे ही, पानी की तो जरूरत थी, लैंड पे आ गए। ब्रायोफाइट से थोड़े और जब एवोल्यूशन हुई तो कौन बन गए, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट तो लीफी स्ट्रक्चर्स थे भाई, उनपे प्रॉपर लीफ लग गए, लीफ था, स्टेम थी, रूट थी। फिर वो लीफी स्ट्रक्चर वाला जो प्लांट था जिसमें अब वेस्कुलर टिश्यू भी, क्योंकि ये सक्सेसफुल बर्न, ये तो पानी में थे, ये लैंड पे भी रहने लग गए, रह सकते थे क्योंकि इनमें राइजोइड्स थे। इनके बाद ये जो आए टेरिडोफाइट, इनमें तो प्रॉपर वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हो गया, जाइलम फ्लोएम बन गए, दे वर फिट फॉर लैंड लिविंग। आप कह सकते हो कि जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए ये फिट थे। इनसे जब फर्दर इनमें चेंजेस आए, इनमें एवोल्यूशन हुई तो क्या बने, जिम्नोस्पर्म्स। और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जब एवोल्यूशन हुई तो क्या बने, एंजियोस्पर्म्स। यहां तक क्या थे, लीफ, स्टेम और रूट बन रहे हैं, यहाँ पे सीड भी बन गए, पर वो सीड कैसे थे, नेकेड थे। यहाँ पे सीड भी मस्त हैं और क्या है, मतलब नेकेड नहीं रहे, और साथ में क्या है, फ्लावर भी बनने शुरू हो गए। तो एंजियोस्पर्म्स आर दी मोस्ट इवोल्ड। पर ऐसा क्या हुआ, इन सब में किसी में फ्लावर नहीं है, यहाँ पे आके फ्लावर बनना शुरू हुआ। क्या हुआ ऐसा एवोल्यूशन के टाइम पे कि यहाँ पे फ्लावर बन गया। ये जितने भी प्लांट हमारे पास हैं ये क्या थे, सबके अंदर क्या थे। अब जैसे सबकी नहीं बात करेंगे, लोअर को छोड़ दो, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो तक आ जाओ। टेरिडो के अंदर क्या थे, लीफी स्ट्रक्चर्स। अब सपोज करो मेरे पास ये एक स्टेम है, और स्टेम के ऊपर आपको पता है देयर आर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये है मेरे पास नोड्स 1 2 3 एंड 4।
क्या है ये मेरे पास, दीज आर नोड्स। और नोड्स के ऊपर क्या लगते हैं बताइए, नोड्स के ऊपर क्या लगते हैं, नोड्स के ऊपर लगते हैं भाई लीफ। ये लो, नोड के ऊपर हमने क्या लगा दिए, लीफ। अभी लीफ लाइक नहीं लग रहे होंगे पर चलो लीफ लगे हुए हैं, है ना, इसलिए मैंने ग्रीन कलर से बना दिए। तो जहां पे लीफ लगते हैं इन एरियाज को हम क्या बोलते हैं, दीज एरियाज आर नोन एज नोड्स। ये भी क्या है, ये भी है नोड। और दो नोड के बीच के, दो सक्सेसिव नोड के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द इंटर नोड। ये तो सबको पता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। जितना एरिया है ना दो नोड के बीच का, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इंटर नोड। तो हमने एक डेफिनेशन लिखी है, देखो फ्लावर की क्या लिखी है, फ्लावर इज अ कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड शूट। बोले तो ये जो शूट है स्टेम बियरिंग लीव्स है, ठीक है, ये क्या है, लीव्स लगे हुए हैं, ये शूट कंडेंस हो गई। जब एवोल्यूशन में कुछ ऐसी, एवोल्यूशन कब होती है ना, वो कहते हैं ना क्या, वो जननी जुगाड़ की देन के, पता नहीं क्या, मुझे हिंदी में नहीं वो अच्छे से पता क्या है, कि जब हमें आवश्यकता है जब भी हम किसी चीज की डिस्कवरी होगी, तो ऐसा कुछ इन प्लांट्स को जरूरत रही होगी, तो उनकी ये जो शूट है, मतलब स्टेम बियरिंग लीफ है, ये कंडेंस हो गई। कंडेंस होने का मतलब समझ गए, ये सारे के सारी जो इंटरनोड्स हैं, इंटरनोड इनकी क्या हो गई, कंडेंस हो गई। शूट कंडेंस होने का मतलब क्या है, इंटरनोड्स कंडेंस हो गई। इंटरनोड कंडेंस होने से क्या आ गए, सारे के सारे वर्ल्स एक दूसरे के पास आ गए। वर्ल्स नहीं कहूंगी, कंडीशन क्या हो गई, ये लो इतनी सी हो गई ये स्टेम जो थी। अच्छा मैंने व्हाइट से बनाई थी, ठीक है पहले इसको व्हाइट से बना लेते हैं। ये देखिए, ये क्या हो गया, अब सारी की सारी कंडेंस हो गई। कंडेंस होके अभी भी ये बड़ी ही हो गई मेरे ख्याल से। तो जितने भी ये लीफ थे ये सब कहाँ आ गए, पास पास आ गए। इंटरनोड बची ही नहीं, ये देखो एक ही नोड से सारे ओरिजिनेट हो रहे हैं। ये ऊपर का बनाने का तो अब कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा हमारे पास। बोलो जी, क्या ये सारी की सारी शूट कंडेंस हो गई कैसे हुई, इसकी इंटरनोड श्रिंक कर गई, कंडेंस हो गई, ठीक है। सारे के सारे लीव्स जो थी सारी नोड एक दूसरे के पास आ गई। ये तो हमने अभी एक एस्पेक्ट बोला है कि इट इज अ कंडेंस्ड, कंडेंस है और मॉडिफाइड शूट है। अब मॉडिफाई क्या हुआ, ये जो टाइप ऑफ लीव्स है ना, ये मॉडिफाई हो गए। और एवोल्यूशन के टाइम पे इन्होंने क्या कहा, जो ये सबसे नीचे वाला वर्ल है ना, ये वाले जो लीफ है, इन्होंने कहा जी हम एक वर्ल्ड बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, हम मॉडिफाई हो जाएंगे, हम अब लीफ नहीं रहे, हम मॉडिफाई हो जाएंगे, हम कुछ प्रोटेक्टिव फंक्शन करेंगे, हम ग्रीन ही रहेंगे और हम बना देंगे सेपल्स। इन्होंने क्या बना दिया, सबसे लोअर वालों ने क्या बना दिए, सेपल्स। तो क्या हुई, ये लीफ मॉडिफाई हुए और सेपल्स बन गए। इनसे ऊपर वाले लीफ जो थे वो क्या हुए, मॉडिफाई हुए और उनकी मॉडिफिकेशन से क्या बन गए, पेटल्स। उनसे ऊपर वाले जो थे लीव्स वो मॉडिफाई हुए, उन्होंने क्या बना दिए, स्टेमन्स। और उनसे ऊपर वाले जो लीफ थे, बस यहाँ पे आके जितनी हमारी, क्योंकि जब एक फ्लावर कहाँ लगता है, या तो टर्मिनल पोजीशन पे, 11th में पढ़ के आए हो मॉर्फोलॉजी में सब कुछ, टर्मिनल पोजीशन समझते हो ना, बिल्कुल टिप पे, या फिर कहाँ लगेगा, एक्सिल में। वहां दोनों पे क्या प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बचा हुआ था, वो सारा का सारा इन फ्लावर के साथ कंज्यूम हो गया और उसने क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया कार्पल। तो ये जो ऐसे वाली चीज थी, ये जो ऐसे शूट थी एक, ये कंडेंस हुई। कंडेंस का मतलब इंटरनोड शॉर्टन हो गई, और जो इनके लीफ थे वो मॉडिफाई हो गए। मॉडिफाई होके उन्होंने क्या बना दिए, ये स्ट्रक्चर्स बना दिए। तो अभी ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया, बना लें इसको नेक्स्ट पेज पे। अब ये स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाते हैं तो कैसा हो गया, देखो नीचे की डंडी तो बेटा एज इट इज रहने वाली है, सॉरी, नीचे की डंडी तो ऐसे ही रहेगी। ये लो, इस डंडी को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, जिसको हम बोलते हैं पेडिसल। नाम लिखते चलें साथ साथ, चलिए इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज स्टॉक ऑफ द फ्लावर। और स्टॉक ऑफ द फ्लावर के लिए टेक्निकल नेम हमारे पास क्या है, इट इज नोन एज पेडिसल। तो वो फ्लावर 11th में पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में, वो फ्लावर जिसके पास पेडिसल प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, पेडिसलेट फ्लावर। और जिनके अंदर पेडिसल नहीं होगी, नॉन पेडिसलेट।
फ्लावर्स, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ नहीं लिखूंगी। अब ये जितनी थी नोड और इंटरनोड, ये श्रिंक होके क्या बन गई, एक मोटा सा स्ट्रक्चर। ये देखो, जब यहाँ पे श्रिंकेज होगी, ये इतनी सारी नोड्स इकट्ठी हो जाएंगी एक जगह पे। तो नोड तो ऑलरेडी हल्की स्वॉलन होती है, ये स्वेलिंग, ये स्वेलिंग, ये तो टोटल सारी स्वेलिंग मिलके एक मोटी स्वेलिंग हो गई ना। उस मोटी स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज दिस थैलेमस। ये लो जी, ये हमारे पास क्या बन गया, थैलेमस। ओके, इस स्ट्रक्चर को अब हम लेबल कर देते हैं, दिस इज नोन एज थैलेमस। ये वो जगह है, वो गद्दी बन गई जिसके ऊपर जितने और सारे के सारे फ्लावर के पार्ट हैं वो बैठे होंगे। अब ये वाले थे जो जो ये वाले सबसे नीचे वाला वर्ल था, इन्होंने क्या कहा, हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे सेपल्स। कैसे बनेंगे सेपल्स, हम सबको पता है कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के। और मैंने कौन सा पेन चलाया है, वाइट कलर का। चलो हम इसको ग्रीन कर देते हैं। तो ग्रीन है क्या, हाँ ग्रीन। तो ये आ गए बेटा मेरे पास फर्स्ट वर्ल। ये क्या बनाए हमने, दीज आर सेपल्स। तो इनको अब हम लेबल कर लें, यहीं पे लेबल कर लेते हैं इधर। ये क्या है हमारे पास, सेपल्स। कैसा होता है, इट इज द फर्स्ट वर्ल, सबसे पहले फर्स्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। और क्या कह सकते हो, दीज आर ग्रीन इन कलर, ग्रीन होते हैं। और कैसे होते हैं, दीज आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। बोलो ठीक लिख रही हूँ कि नहीं, प्रोटेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये फ्लावर तो अभी खिला है। फूल के खिलने को क्या बोलते हैं, एंथेसिस। जब खिला नहीं था, ये बड की फॉर्म में था, उस बड को किसने प्रोटेक्ट किया था, इन सेपल्स ने तो प्रोटेक्ट किया था। लेकिन अब इनका कोई फंक्शन नहीं रहा फ्लावर के अंदर, तो ये क्या बन गया, नॉन इसेंशियल वर्ल। और हमें एक चीज और पता है, सेपल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज केलिक्स। तो सारे के सारे सेपल इकट्ठे मिलके क्या बनाएंगे, केलिक्स। और अगर आप मॉर्फोलॉजी पढ़ के आए हो, डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर पढ़ा है, तो उसमें आपको बताया भी गया था कि केलिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, बाय अ लेटर के। तो अगर 5 सेपल हैं तो इसको लिखेंगे K5, 4 सेपल्स हैं तो हम लिखेंगे K4। अगर वो फ्यूज्ड हैं तो एक ब्रैकेट भी लगा देंगे। वो सब हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ के आए हैं, तो हम ज्यादा यहाँ पे उन चीजों की बात नहीं करेंगे। सेपल डन। इसका फंक्शन तो मैंने बता दिया, पेडिसल क्या रहेगी, स्टॉक ऑफ द फ्लावर। थैलेमस क्या है, सारी की सारी नोड्स कंबाइन होकर एक स्वेलिंग बन गई जिससे सारे के सारे फ्लोरल वर्ल जो है जिसके ऊपर बैठे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आ जाइए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है बेटा अब हमारे पास, दैट इज पेटल। अब इनसे जो ऊपर वाला सेकंड वर्ल था उसने क्या बनाया, उसने बनाए बेटा ये क्या बना दिए, वही स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर जो हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्या, द पेटल। पेटल क्यों अट्रैक्ट करता है हमें सबसे ज्यादा, वही सेंटेड होते हैं, बड़े ब्यूटीफुली कलर्ड होते हैं, तो हमें भी अट्रैक्ट करते हैं और बहुत सारे पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, है ना। चलो कैसे भी बना लो, ज्यादा डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है, हमें तो यहाँ पे समझना है। तो ये क्या बन गए, दीज आर नोन एज दी, क्या लेबल करूँ इनको, दीज आर दी पेटल्स। थोड़ा सा इनको ऊपर लेबल कर लेते हैं, सारा डिस्क्रिप्शन हम इसी डायग्राम में डाल देंगे। तो दीज आर दी पेटल्स क्या है जी, जैसे सेपल के हमने फीचर लिखे, पेटल के लिख लो। कैसे होते हैं पेटल, हाईली कलर्ड, सेंटेड, बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू होती है, नेक्टरीज प्रेजेंट होती हैं। है क्या ये, दीज कॉन्स्टिट्यूट द सेकंड वर्ल ऑफ द फ्लावर। कुछ बच्चे ना इतना ज्यादा हाई लेवल में पढ़ लेते हैं, अगर उनसे एक देसी सा क्वेश्चन पूछे ना, भैया सेकंड वर्ल ऑफ द फ्लावर का नेम बताओ, कंफ्यूज हो जाएंगे। वो बताएंगे पहला गाइनोशियम है, सेकंड एंड्रोशियम, एंड्रोशियम बताएंगे, भैया सेकंड वर्ल जो फ्लावर का है ना, दैट इज पेटल। ठीक है, क्या फंक्शन होता है इसका, क्या फंक्शन होता है इसका, पेटल्स का, टू अट्रैक्ट दी पोलिनेटर्स। फ्लावर के अंदर इसका मतलब फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पेटल्स का क्या फंक्शन है, पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पोलिनेटर्स अट्रैक्ट होने चाहिए ना, या तो कलर से होंगे, या हमें नहीं देखा गार्डन में जाके, अरे इतने अच्छे फूल दिखे, अरे कितने अच्छे फ्लावर है, चलो फोटोग्राफ क्लिक करते हैं, हम इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो भैया ये तो इंसेक्ट्स हैं, कितने अट्रैक्ट हो रहे होंगे फ्लावर की तरफ। या तो कलर, या सेंट, या उनको पोलन खाने को मिल रहे होंगे, या उनके अंदर नेक्टरीज होंगी जहां से उनको नेक्टर मिलेगा। तो बड़ा सारा सामान होता है फ्लावर में पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। गॉट इट। तो ये हो गया पेटल्स, और पेटल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज कोरोला।
और कोरोला को हम मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में पढ़ के आए, किससे डिनोट करते हैं, बाय द लेटर सी। और वो ये 5 होंगे तो 5 लिखो, फ्यूज्ड हैं तो ब्रैकेट्स डाल दो, फ्री हैं तो ब्रैकेट्स नहीं डालेंगे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज क्या, स्टेमन्स। अब जो थर्ड वर्ड था वो कहता है जी चलो मैं क्या काम करता हूं, मैं ऐसे स्टेमन्स बना देता हूं। है ना, कहीं से भी निकाल दो, ये लो, ये क्या है हमारे पास, और ये तो बहुत मोटे मोटे बन गए, चलो कोई बात नहीं। यू आर गेटिंग थिंग्स ना, जो हमें समझना है वो हमें समझ में आ रहा है कि फ्लावर की जो डेफिनेशन दी गई है ना, इट इज अ कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड शूट, वो क्यों दी गई है। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर्स क्या आ गए, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं, कहाँ लेबल करें। अब इस स्ट्रक्चर में क्या है, ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज एंथर। और ये जो नीचे डंडी है, दिस डंडी इज नोन एज फिलामेंट। and this anther and filament together forms the stamen। स्ट्रक्चर को हम टुगेदर क्या बोलेंगे, स्टेमन। और स्टेमन क्या होता है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द थर्ड वॉल ऑफ द फ्लावर। है ना, छोटे बच्चों वाला काम कर रहे हैं हम, लेकिन साथ में अपनी कुछ इंपॉर्टेंट बड़ी क्लास वाली इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। थर्ड वॉल है ये फ्लावर का, और क्या है इसके अंदर, क्या काम है स्टेमन का, क्या बोलते हैं स्टेमन क्या होता है, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावर। और हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज द माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल, देखो माइक्रोस्पोर का मतलब होता है छोटे वाला स्पोर, या मेल स्पोर के लिए हम एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, इनमें माइक्रोस्पोर किसके लिए यूज किया गया था, मेल के लिए, मेल गैमीट के लिए। और फिल का मतलब क्या होता है, लीफ, वो लीफ जो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगी उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। तो वो कौन है, स्टेमन। और स्टेमन के ग्रुप को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज एंडरोशियम। और एंडरोशियम को हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, एंड्रोशियम को हम डिनोट करते हैं बाय लेटर कैपिटल ए। और इसको भी लिखने का ढंग हमें सब पता है, वो हम करके आए हैं, गोट इट। उसके बाद अब आ जाता है, बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उस बीच के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज क्या, यहाँ पे बना लेते हैं, बीच में होती है बड़ी सी ओवरी, उस ओवरी में से निकलता है एक लॉन्ग स्टाइल, और उस स्टाइल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक स्टिग्मा। ठीक है, अब ये 3 पार्ट्स हो गए हमारे पास, क्या ये क्या है, दिस इज स्टिग्मा। स्टिग्मा का काम क्या होता है बेटा, टू रिसीव पोलन्स। उसके बाद ये वाला पार्ट क्या है, ट्यूब लाइक, इट इज स्टाइल, ये होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। और ये सबसे नीचे वाला पार्ट क्या है, दिस इज ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स। ओव्यूल मैनी भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है। ये लो, ये मैंने क्या बना दिए, these दिस इज ओवरी, एंड साथ में हमने क्या बनाए हैं, दीज आर ओव्यूल्स। ठीक है, ये है ओवरी, और ये बीच में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, दीज आर ओव्यूल। और ये जो 3 स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, टुगेदर फॉर्म्स दी कार्पेल। क्या बनाते हैं, दीज फॉर्म दी कार्पेल। अगर सिंगल है तो हम उसको पेडिसल भी बोलते हैं। ये पेडिसल और कार्पल का डिफरेंस आप 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कार्पल क्या है, कार्पल क्या है, इट इज द फोर्थ एंड द फाइनल वर्ल ऑफ द फ्लावर। क्या बोलेंगे इसको, दिस इज द फोर्थ वर्ल ऑफ द फ्लावर। क्या होता है ये, इट एक्ट्स एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावर। इसके अलावा हम इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस करेगी मेगास्पोर्स, तो इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। है ना, ये मैंने डिफरेंस के लिए एक लाइन डाल दी। और कार्पल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, द ग्रुप ऑफ कार्पल इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, गाइनोशियम।
और गाइनोशियम को हम किससे डिनोट करते हैं? बाय लेटर जी। गॉट इट? तो सारा का सारा फ्लावर का डिस्क्रिप्शन हमारा इस एक ही डायग्राम के अंदर आ गया है। अब इस डायग्राम से हमें क्या पता चला कि ये जो फ्लावर है, क्या मैंने एक लाइन जो लिखी थी डेफिनेशन की, क्या वो जस्टिफाई की मैंने कि फ्लावर इज अ कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड शूट? इज इट? यस, कंडेंस हुई थी ना शूट, और उसके जो लीव्स थे वो मॉडिफाई होकर डिफरेंट डिफरेंट 4 वर्ल्स बन गए। तो ये कौन से 4 वर्ल्स हमारे पास आ गए? सबसे पहला वर्ल जो आया है दैट इज केलिक्स, उसके बाद जो वर्ल आया है दैट इज कोरोला, उसके बाद जो वर्ल आया है दैट इज एंड्रोशियम, और उसके बाद जो वर्ल आया है दैट इज गाइनोशियम। और इन चारों के मिलने से क्या बन जाता है हमारे पास? फ्लावर। लेकिन मैंने इनको क्यों लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो केलिक्स और कोरोला है, दीज आर नोन एज दी नॉन इसेंशियल वर्ल ऑफ द फ्लावर। इनका फ्लावर में कोई काम नहीं है। माना कहाँ, देखो कैलिक्स का तो रोल किस चीज में था? प्रोटेक्शन में। बर्ड टाइम पे ही जरूरत थी, काम खत्म हो गया। कोरोला का रोल कहाँ पे था? पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने में, इसने भी अपना काम खत्म कर दिया, इसका भी काम खत्म है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेजर रोल रहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेजर रोल रहता है वो रहता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम का। क्योंकि एंड्रोशियम ने क्या प्रोड्यूस करने हैं? क्या प्रोड्यूस करने हैं? मेल गैमीट्स। क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमीट्स। और गाइनोशियम ने क्या प्रोड्यूस करने हैं? फीमेल गैमीट्स। तो भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मेल और फीमेल गैमीट से ही होगा। तो वो काम कौन कर रहे हैं? एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इसीलिए इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज द इसेंशियल वर्ल ऑफ द फ्लावर। वैसे तो ये सारा नॉलेज हम कहाँ से लेके आए हैं? हमने ऑलरेडी ये सभी चीज़ें 11th में मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ ली हैं। क्योंकि फ्लावर का एक ब्रीफ डिस्कशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था, फ्लावर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इन सभी जो फ्लोरल वर्ल्ड्स हैं इनकी बात, इनका जो फंक्शन है वो हमें धीरे धीरे इस चैप्टर में ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे यूटिलाइज होंगे। तो जस्ट मैंने आपको एक रिकैपिचुलेशन दे दी है जिससे आपको दोबारा से फ्लावर का पूरा डिस्क्रिप्शन याद आ गया है। ठीक है जी। तो फ्लावर का हमने सबसे पहले डेफिनेशन को जस्टिफाई कर दिया कि इट इज अ कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड शूट। कैसे है वो मैंने आपको करके दिखाया कि एवोल्यूशन जब हुई तो ये जो शूट है कंडेंस हुई, और इसके जो तो कंडेंसेशन वर्ड आया यहाँ से कंडेंस। और मॉडिफाई कहाँ से आया? ये जो इसके लीफ हैं वो लीफ नहीं रहे, ये मॉडिफाई होके फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन गए, लाइक सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। गॉट इट? दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्लावर। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या लेंगे? अब हम, क्योंकि मैंने आपको क्या लिखवाया है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल वर्ल्स, नॉन इसेंशियल वर्ल्स की बात नहीं करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द इसेंशियल वर्ल्ड, और चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हम टॉपिक डालेंगे, और उसके अंदर हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे? हम एंड्रोशियम के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, और इससे ये देखेंगे कि ये एंड्रोशियम पहली बात तो बना कैसे, वो भी सीखना है, और ये एंड्रोशियम फिर मेल गैमीट कैसे बनाएगा। दैट ऑल थिंग्स वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।